इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7, अध्याय 7 और अध्याय का नाम है प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। इस अध्याय की पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई हैं और वे वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम 7.3 विकर्ण से प्रारंभ करते हैं। क्या आपको स्मरण है कि पेमा और पाल्देन जलती हुई आग के आसपास बैठे हुए थे? उन्हें गर्मी की अनुभूति हुई थी। इसमें कहता है भी क्या आपको स्मरण है, पेमा और पाल्देन जलती हुई आग के पास में बैठे हुए थे और उन्हें गर्मी जो है अनुभव हुई थी। उनके दादाजी उन्हें बताते हैं कि जिस प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण आग जैसी गर्म वस्तु से हमारे शरीर तक सीधा होता है उसे विकिरण कहा जाता है। इसमें यहाँ पर विकिरण किसे कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण आग जैसी गर्म वस्तु से हमारे शरीर तक सीधा होता है उसे विकिरण कहते हैं। ये प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, विकिरण किसे कहते हैं? सूर्य की ऊष्मा भी इसी प्रक्रिया द्वारा हम तक पहुँचती है। दूसरा प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा हम तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है? इसका उत्तर होगा विकिरण विधि के द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें तीसरा प्रश्न बन जाता है यहाँ पर, क्या विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर आएगा नहीं, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें यहाँ पर ये जिज्ञासु बालिका है, ये कहती है मुझे आश्चर्य होता है कि आग से गर्मी हम तक कैसे पहुँचती है। इन सभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम यहाँ प्राप्त करते हैं। सभी वस्तुओं में ऊष्मा का विकिरण होता है। आपने अवश्य देखा होगा जब कोई गर्म पात्र आग से दूर हटा कर रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात वह ठंडा हो जाता है। इसका क्या कारण है? गर्म पात्र अपने आसपास की ऊष्मा को विकृत करके ठंडा हो जाता है। तो इसमें प्रश्न बन जाता है कि गर्म पात्र जो है ठंडा कैसे हो जाता है? तो इसमें लिखेंगे गर्म पात्र अपने आसपास ऊष्मा को विकृत करके ठंडा हो जाता है। इसे आ गया गहन चिंतन। गर्मियों में श्वेत तथा हल्के रंग के और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? तो इसमें है वस्त्रों पर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा को हल्के रंग क्या है परावर्तित कर देते हैं, इसलिए उनके पहनने से हमें अधिक आराम का अनुभव होता है। तो इसमें गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? इसका उत्तर ये होगा भाई अधिकांश जो वस्त्र है हल्के रंग के जो वस्त्र हैं अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए उनको पहनने से हमें अधिक आराम अनुभव होता है। या कहने का भाव अर्थ क्या है कि गर्मी कम लगती है, इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र जो है पहनने चाहिए। गहरे रंग या गहरे सतह अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। सर्दियों में हमें गहरे रंग के वस्त्र पहनने पर अधिक आराम जो है अनुभव होता है, तो इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो इसमें प्रश्न है गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ हम चालन, शमन और विकिरण को एक साथ होते हुए देख सकते हैं। ये ऊष्मा विकिरण की 3 विधियाँ हैं, चालन, शमन और विकिरण, और ऐसे उदाहरण हमारे पास में हम तीनों को एक साथ होते हुए देख सकते हैं। आइए जल को गर्म करने के बारे में विचार कीजिए, जैसा कि चित्र 7.8 में दर्शाया गया है। आइए उन विभिन्न विधियों को पहचानें जिनमें पात्र और जल गर्म होते हैं। इसमें यहाँ पर पात्र में जल को गर्म करना, ये पात्र है, इसमें जल रखा हुआ है, इसमें ये चूल्हा है और जल जो है इसके द्वारा गर्म हो रहा है। आगे है उन विभिन्न विधियों को पहचानें जिनमें पात्र और जल गर्म होते हैं तथा हम लौ के और गर्म पात्र के आसपास गर्मी का अनुभव करते हैं।
ऊष्मा लोह से पात्र तक चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। तो उसमें ऊष्मा जो है लोह से पात्र तक चालन के द्वारा स्थानांतरित होती है, क्योंकि पहले पात्र गर्म होता है, फिर पात्र के गर्म होने से वह ऊष्मा को पदार्थ तक या जल तक जो है स्थानांतरित करता है। उसके बाद पात्र में जल संवहन के द्वारा गर्म होता है। जल किसके द्वारा गर्म होता है? संवहन के द्वारा। लोह और गर्म पात्र के आसपास जिस गर्मी का अनुभव करते हैं वह विकिरण द्वारा होती है। तो इसमें यहाँ तीनों विधियाँ जो है ऊष्मा की उपयोग की गई हैं, या तीनों विधियों का उपयोग किया गया है यहाँ पर। सबसे पहले है लोह से पात्र तक चालन स्थान हो गया, जल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है, और हम जो है गर्मी का अनुभव करते हैं किसी गर्म चीज़ के पास में बैठ के, वो क्या है? विकिरण विधि है। आगे है, आइए समापन करें। अब तक के क्रियाकलापों, उदाहरणों और चर्चाओं से हमने सीखा है ऊष्मा 3 प्रकार के प्रक्रमों में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 क्या है? विकिरण। तो इसमें प्रश्न बन जाता है ऊष्मा के चालन के 3 प्रकार कौन से हैं? ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 प्रकार चालन, संवहन और विकिरण है। चालन विधि में ऊष्मा प्राप्त करने पर कण अपने संपर्क में आने वाले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें कण स्वयं अपनी स्थिति से नहीं हटते। जो चालन विधि है इसमें क्या है? ऊष्मा एक कण से दूसरे कण तक गति करती है, परंतु कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, कण स्वयं अपना स्थान नहीं छोड़ते। इसमें क्या आ गया? चालन विधि। संवहन विधि, ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के द्वारा होता है। इस विधि में क्या है भी? ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? कणों की वास्तविक गति के द्वारा। इसमें कण ऊर्जा स्रोत के पास जाते हैं और वहां से ऊष्मा लेकर के जो है आते हैं। उनके स्थान पर ठंडे कण जो है जिनके पास में ऊर्जा कम है वो उसमें ऊर्जा स्रोत के पास में जाते हैं। इस तरह से यह विधि जो है संवहन विधि कहलाती है। ध्यान दीजिए कि चालन और संवहन के लिए माध्यम अवश्य ही उपस्थित होना चाहिए। चालन और संवहन के लिए क्या है? माध्यम अवश्य ही उपस्थित होना चाहिए। तो इसमें क्या है? प्रश्न है क्या चालन और माध्यम, चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? इसमें कहेंगे हाँ, चालन और संवहन के लिए माध्यम जरूरी है, जिसके कारण ऊष्मा के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। विकिरण विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है या गति करती है। ऊष्मा क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, और इसके स्थानांतरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें प्रश्न बन जाता है कि क्या विकिरण विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता है? हम कहेंगे नहीं है, किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। रोचक तथ्य, हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सर्दियों में कमरों को गर्म रखने के लिए बुखारी नामक एक पारंपरिक हीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें लोहे का एक चूल्हा होता है। तो सबसे पहले क्या है भी? हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में सर्दियों में कमरों को गर्म रखने के लिए किस हीटर का प्रयोग किया जाता है? बुखारी नामक हीटर का। इसमें क्या होता है? एक लकड़ी का चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी या कोयला जलाया जाता है। हीटर के ऊपरी भाग से एक लंबी नली जुड़ी होती है जो चिमनी का कार्य करती है, जिससे धुआं बाहर निकलता है। साथ ही बुखारी का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इसकी ऊपरी समतल सतह पात्रों को रखने के लिए उपयोग की जाती है। बुखारी द्वारा खाना पकाने और कमरे को ताप को गर्म करने में ऊष्मा स्थानांतरण के सभी तीनों प्रक्रम जो है सम्मिलित हैं। इसमें यहाँ पर ये बुखारी हीटर है, इसका जो है चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसमें यहाँ पर जो है ईंधन लगता है, लकड़ी लगती है, यहाँ पर जो है पात्र रखा जाता है गर्म करने के लिए, और यहाँ से जो है धुआं जो है बाहर निकलता है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। इससे आगे है, आपने कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में सीखा कि पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। हमने पहले सीखा था पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है भी? सूर्य है। आपने घर पर अपने माता जी पिताजी को रस्सी के
पर कपड़े सुखाते हुए देखा होगा। गीले कपड़े तेज धूप वाले दिन जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सूर्य से आने वाली उष्मा कपड़ों में नहीं जल को अधिक तीव्रता से वाष्पित कर देती है। क्योंकि कहता है भी, क्योंकि सूर्य से जो उष्मा आती है वो क्या है, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो तीव्रता से जल को वाष्पित करेगी, तीव्रता से जल को वाष्पित करेगी। अतः सूर्य से प्राप्त उष्मा जल के वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे वह रस्सी पर सूख रहे कपड़े हों या महासागरों और झीलों जैसे जल निकायों से। तो इसमें जल के वाष्पीकरण में सूर्य से जो उष्मा प्राप्त होती है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे रस्सी से कपड़े सूखते हैं, महासागरों झीलों जैसे जल निकायों से जल वाष्प होता रहता है। इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए आइए जल चक्र की परिघटना को देखें। इससे आगे है जल चक्र। आपने कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा में यह भी सीखा है कि प्रकृति में जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव के रूप में यह पृथ्वी पर समुद्र, नदियों और झीलों में पाया जाता है। ठोस के रूप में हिम, ग्लेशियर के रूप में पर्वतों और ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और गैस रूप में जलवाष्प के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहता है। इसमें प्रश्न बन जाता है कि जल जो है किन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हम कहेंगे ठोस, द्रव और गैस में। ठोस तो बर्फ के रूप में आ गया, और द्रव जो है जल के रूप में आ गया, और गैस जो है जलवाष्प के रूप में। इस तरह से आगे ग्रीष्म काल में हिम, बर्फ की कुछ मात्रा सूर्य के विकिरण द्वारा जल से रूपांतरित होकर नदियों के रूप में बहती है और अंततः महासागर में मिल जाती है। पिघली हुई हिम शीतकाल के दौरान हिमपात से पुनः जम जाती है। तो इसमें क्या है भी, ग्रीष्म काल में बर्फ की मात्रा जो सूर्य के विकिरण के द्वारा जल में रूपांतरित हो जाती है और नदियों के रूप में बहती है, फिर वो महासागर में जाती है, और पिघली हुई हिम जो है शीतकाल के दौरान जो है हिमपात से पुनः जम जाती है। इससे आगे है समुद्रों, नदियों और झीलों में जल सूर्य की उष्मा के कारण गर्म हो जाता है और यह जलवाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है। पेड़ों और पौधों से भी जल वाष्पोत्सर्जित होता है। तो इसमें सूर्य की उष्मा के कारण समुद्रों, नदियों, झीलों में जल जो गर्म हो जाता है और जलवाष्प के रूप में क्या है, वाष्पित हो जाता है, और पेड़ों और पौधों से भी जल जो है वाष्पोत्सर्जित होता है। जब जल वाष्प ऊपर उठती हैं तो वह ठंडी हो जाती हैं और संघनित होकर बादलों का निर्माण करती हैं। तो बादल कैसे बनते हैं? प्रश्न है यहाँ पर भी। जलवाष्प जब ऊपर उठते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के कारण क्या है, जलवाष्प जो है पानी में बदलना शुरू कर देते हैं, जल की बूंदों के रूप में बदलना शुरू कर देते हैं। तो इससे बादलों का निर्माण होता है। बादलों से जल वर्षा, हिम और ओलों के रूप में पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर बादलों से जल किसके द्वारा आता है? किसके रूप में आता है? जल के रूप में, जल वर्षा के रूप में, हिम के रूप में और ओलों के रूप में। तो इसमें यहाँ पर है बादल कैसे बनते हैं, इसमें यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इससे आगे इस प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वर्षण किसे कहते हैं या वर्षण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया जल चक्र। क्या चीज़ है? जल चक्र। जल चक्र में क्या है, सूर्य की गर्मी से जल जो है वाष्प होता है, वाष्पोत्सर्जन है। वाष्प के बाद में फिर जो है जल जो है ऊपर चला जाता है वाष्प के रूप में। फिर वहाँ पर जो है ठंड होने के कारण वाष्प जो है किस में बदल जाता है? बादलों में बदल जाता है। संघनन कहते हैं इसके, जल की बूंदों में बदल जाता है, और वर्षण के द्वारा जो है जल जो नीचे आ जाता है, बरसात के द्वारा जल जो है पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इस तरह से यह चक्र चलता रहता है और इसे जल चक्र कहते हैं। जलवाष्प के रूप में जल निरंतर ऊपर की ओर गति करता है और वर्षण द्वारा नीचे की ओर गति करता है। जलवाष्प के रूप में जल जो ऊपर की ओर जाता है और वर्षण द्वारा हमेशा जो नीचे की ओर गति करता है, जिससे पुनः जल निकाय में वापस आ जाता है। यही जल चक्र कहलाता है। जल चक्र की परिभाषा है। जल चक्र क्या है? जल चक्र किसे कहते हैं? अतः जल चक्र नदियों, झीलों और समुद्रों में जल के पुनः वितरण और पुनः पूर्ति में सहायता करता है। यह पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को संरक्षित रखने का कार्य करता है
जो जल पृथ्वी की सतह पर गिरता है वह तालाबों, झीलों, नदियों, समुद्रों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तालाबों में, झीलों में, नदियों, समुद्रों में अथवा भूमि में रिस जाता है। इससे आगे है वैज्ञानिक से परिचय। वराहमिहिर 6ठी शताब्दी में उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है, के महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। वराहमिहिर क्या थे? महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। बृहद संहिता में उन्होंने मौसमी वर्षण का अनुमान लगाने की एक पद्धति का सूत्रपात किया था। उनका मौसमी वर्षण के लिए अनुमान प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित था। बादलों का बनना, हवा का प्रवाह और तारों तथा चंद्रमा की स्थिति, इसमें परिघटनाएं हैं, प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, इस पर जो है आधारित था। आप लोगों को कुओं और हैंडपंपों से पानी निकालते हुए देखा होगा। यह वह जल है जो भूमि में रिस गया था। जो जल भूमि में रिस जाता है उस जल का हम पानी पीने के लिए भी उपयोग करते हैं। कुओं में के द्वारा, हैंडपंपों से इसको निकाला जाता है। आगे पृथ्वी की सतह से जल का अंतस्यंदन किस प्रकार होता है? इसमें आगे इससे आगे जल का धरती में अंतस्यंदन। जल का धरती में अंतस्यंदन। 1 लीटर वाली उपयोग की प्लास्टिक की 3 पारदर्शी बोतलें लीजिए। हमने क्या करना है? 3 पारदर्शी बोतलें लेनी है जो 1 लीटर की हैं, प्लास्टिक की हैं। इन बोतलों के बीच से काटिए। तो इसमें क्या लेना है? 3 प्लास्टिक पारदर्शी बोतलें लेनी है और इनको बीच से काटना है। प्रत्येक बोतल के ढक्कन में एक छोटा छिद्र कीजिए। इन्हें एक स्टैंड पर उल्टा करके रखिए। फिर एक बोतल में मृदा, दूसरे में बालू, तीसरे में बजरी डालिए, जैसा कि चित्र 7.10 में दिखाया गया है। चित्रानुसार बोतलों को नीचे समान आकार की 3 बीकर रखिए। प्रत्येक बोतल में 200 ml जल डालिए। प्रत्येक बोतल में हमने क्या डालना है? 200 ml जल डालना है। प्रत्येक बोतल में से प्रवाहित होकर निकलने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाइए। 10 मिनट तक प्रत्येक बोतल से प्रवाहित होने वाले जल को एकत्रित कीजिए। प्रत्येक बोतल से आने वाले जल की मात्रा की तुलना कीजिए। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि 3 बोतलें ले ली हमने, उसको बीच से काट दिया और इसमें एक में मृदा, दूसरे में बालू और तीसरे में बजरी जो हमने डाल दी है, भर दी है और उनमें जो है सभी में 200 ml जल डाल दिया है। 200 ml जल डाल के इस ढक्कन इसमें हमने छेद कर दिया है और इनके नीचे जब बीकर रख दिया है। तो इस तरह से हमने देखना है तीनों में कितनी मात्रा में जल जो है इनके द्वारा जो है रिसता है या क्षमता है। तो आगे 7.5 जल का अंतःस्यंदन। भरी हुई बोतलें, बोतल 1 में मृदा है, बोतल 2 में बालू है, बोतल 3 में बजरी है। अनुमान जल का अंतःस्यंदन बहुत धीमा है या तीव्र है। जल का अंतःस्यंदन बहुत धीमा है या तीव्र है। तो इस तरह से तो हमने इसको अंदाज़ा लगाना है और ऐसा करके देखना है जिसमें जितना धीमा है या तीव्र है, जैसा भी है हमने इसको लिखना है, इस तालिका को पूरा करना है। इससे आगे है क्या आपके परिणामों का आपके अनुमानों के साथ में मिलान हो रहा है? भाई जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, क्या आपके परिणाम उसके स्थान पर मिल रहे हैं? तो इसमें आपने अवलोकन किया होगा जल बजरी से सबसे तीव्र गति से, बालू धीमे से और मृदा सबसे अत्यंत धीरे रिश्ता है। तो जल बजरी में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से, बालू में धीमे से और मृदा में सबसे ज़्यादा रिश्ता। ऐसा क्यों? बजरी के कणों के बीच स्थान बालू और मृदा के कणों के बीच स्थानों से अधिक चौड़े होते हैं, इसलिए बजरी में जल सरलता से रिस जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की सतह से नीचे रिसता है। मृदा और चट्टानों से सतही जल की रिसने की प्रक्रिया अंतःस्यंदन कहलाती है। तो इसमें इसको कहते हैं अंतःस्यंदन। प्रश्न बन जाता है अंतःस्यंदन किसे कहते हैं? अब यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। तो इसमें है जैसे यहाँ पर हमने कंकड़ लिए हैं तो इनके बीच में खाली जगह कितनी है? ज़्यादा दिखाई गई है। फिर छोटे कंकड़ हैं या मृदा है तो इनमें जो है इसकी तुलना में जगह जो है खाली स्थान जो बीच में कम है, खाली जगह कम है। जल आसानी से प्रवाहित होता है और वह संग्रहित होता है जहाँ स्थान चौड़े, रिक्त और परस्पर जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें अंतःस्यंदन की परिभाषा की यहाँ पर कहता है भी मृदा और चट्टानों से सतह जल के रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन कहते हैं। यदि मृदा और चट्टानों के बीच स्थान अधिक चौड़े, खुले और परस्पर जुड़े हुए हों तो जल अधिक आसानी से अंतःस्यंदित हो सकता है।
तो इसमें यदि स्थान चौड़े हों, खुले हों, परस्पर जुड़े हों तो ज़्यादा आसानी से जल जो फिल्टर हो सकता है। सतह से नीचे अवसादों के छिद्रों और चट्टानों की दरारों में जो जल रिश्ता है वह भौम जल के रूप में संचित हो जाता है। तो भौम जल किसे कहते हैं? पृथ्वी के नीचे जो जल रिश्ता है वो एकत्रित हो जाता है, उसे कहते हैं भौम जल। अवसादों और चट्टानों की भूमिगत परतें जो छिद्रों में जल भंडारित करती हैं वो जलभृत कहलाती हैं। तो जलभृत क्या होती हैं? जलभृत किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या है भी? अवसादों और चट्टानों की भूमिगत परतें जो छिद्रों में जल भंडारण करती हैं वो क्या कहलाती हैं? जलभृत कहलाती हैं। कुएं खोदकर हम इन जलभृतों में से जल प्राप्त करते हैं। भूमिगत रूप से यह जल कुछ मीटर पर अथवा सैकड़ों मीटर गहराई पर हो सकता है। तो भूमिगत जल जो है कुछ मीटर पर भी प्राप्त हो सकता है, सैकड़ों मीटर गहराई पर भी जा सकता है। यह उस स्थान की भौगोलिक अवस्थिति पर निर्भर करता है। जैसी वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति है उस पर यह निर्भर करता है। तो उसमें जलभृत दिखाया गया है और ये इसमें अंतःस्यंदन है, जलभृत है। तो इसमें जैसे यहाँ पर दिखाया गया चित्र के अंदर कि यहाँ बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। वर्षा जो है जल जो है कुओं में चला जाता है और भूमि में रिसता है। भूमि में रिस करके यहाँ पर जो अपारगम्य चट्टान आ जाती है और इस पर यह जो इकट्ठा हो जाता है जलभृत कहलाता है। भौम जल असीमित नहीं है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती जल आवश्यकता के परिणाम स्वरूप भौम जल की अत्यधिक निकासी हुई है। तो उसमें कहता है कि भौम जल जो है असीमित नहीं है। जो पृथ्वी के नीचे जल है ये नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी सीमा है, परंतु जनसंख्या बढ़ने से जल की आवश्यकता ज़्यादा हुई है, इसलिए भौम जल की निकासी जो है ज़्यादा हुई है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में वनस्पति आवरण की कमी और कंक्रीट की सतहों में वृद्धि ने जल अंतःस्यंदन को सीमित कर दिया है। तो इसमें जल का अंतःस्यंदन कम क्यों हुआ है? कम क्यों हुआ है? इसमें क्या है भी? नगरीय क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में कमी और कंक्रीट की सतहों की वृद्धि। तो इसके दो कारण हो गए। एक तो कारण हो गया वनस्पति आवरण में कमी और दूसरा क्या कारण है? कंक्रीट की सतहों में वृद्धि से अंतः जल स्यंदन जो है कम होता है हुआ है। इसके फलस्वरूप भौम जल का अवक्षय होता जा रहा है। भौम जल की पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण का एक और पुनः भंडारण गड्ढों का उपयोग किया जाता है। भौम जल की पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण का और पुनः भरण गड्ढों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अतः जल चक्र में ही भौम जल के स्रोत पुनः भरते रहते हैं और सतत जल की आपूर्ति बनी रहती है। तो सतत जल की आपूर्ति कैसे बनी रहती है? उसमें क्या है, जो जल चक्र चलता रहता है और वर्षा का पानी जो है भूमि के अंदर रिसता रहता है और इस तरह से जो भौम जल है वो बना रहता है, उसकी आपूर्ति में बनी रहती है। इससे आगे है, जल की कमी से जीवन कठिन हो जाता है। जो जल की कमी उसकी क्या है? जीवन जो है कठिन हो जाता है। अतः लोगों ने जल के संरक्षण की प्रभावी विधियां विकसित कर ली हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख में लोग सर्दियों में हिम के स्तूप बनाकर जल का संरक्षण किया करते हैं। तो इसमें ये प्रश्न बना जाता है, लद्दाख में जल का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो इसमें क्या लिखेंगे, लद्दाख में लोग सर्दियों में हिम के स्तूप बनाकर जल का संरक्षण किया करते हैं। इससे आगे विज्ञान एवं समाज। हिम स्तूप। लद्दाख में बसंत के मौसम में प्राय जलधाराएं सूख जाती हैं जिससे जल की कमी हो जाती है। तो इसमें जल की कमी कब होती है? लद्दाख के अंदर बसंत के मौसम में। कब होती है अभी? बसंत के मौसम में। क्योंकि सूर्य की किरणों की गर्मी पहाड़ों पर बर्फ को पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। शीतकाल में पहाड़ी जलधाराओं को भूमिगत जल नलिकाओं द्वारा नीचे की ओर प्रवाहित किया जाता है। इस जल को फुहारों की तरह ठंडी वायु में गिराया जाता है। क्या करते हैं? इस जल को फुहारों की तरह ठंडी वायु में गिराया जाता है, जिससे यह जल तब नीचे गिरता है तो कम ताप के कारण ठंडा होकर के जम जाता है। जब यह जल नीचे गिरेगा तो तापमान क्या होगा? कम होगा। उसके कारण क्या बर्फ बन जाएगा। परत दर परत हिम बढ़ती जाती है जिससे एक लंबी शंकु के आकार की संरचना बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है, परत दर परत बढ़ती जाएगी और एक लंबी शंकु के आकार की संरचना बन जाती है जिसे हिमस्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिमस्तूप कहते हैं। इसमें यहाँ पर ये हिमस्तूप दिखाया गया है, इस तरह से इसका आकार ले लेता है, जैसा कि चित्र 7.13 में दर्शाया गया है।
बसंत में हिम का यह स्तूप धीरे धीरे पिघलकर खेती के लिए और गर्मियों में अन्य आवश्यकताओं के लिए जल प्रदान करता है। तो इसमें जो हिम स्तूप है इसका क्या लाभ है? बसंत में जो हिम स्तूप बनता है इसका क्या लाभ है? बसंत में जो है हिम स्तूप है, दोबारा से एक बार, धीरे धीरे पिघलकर खेती के लिए, गर्मियों और अन्य आवश्यकताओं के लिए जल प्रदान करता है। ये इसका ये महत्व है। इस तरह से इस वीडियो में यह अध्याय हमारा पूरा होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सभी स्टेप आपको समझ आए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अगली वीडियो आपको मिलती रहे।